क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 प्रॉस्पेक्टस ये शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी। तो भाई प्रॉस्पेक्टस आखिरकार ये कब इशू किया जाता है, ये सब बातें हमने कभी ना कभी तो पढ़ी हुई हैं। हमने क्लास 12th में भी सीखा था भाई कि प्रॉस्पेक्टस का आखिरकार काम क्या होता है। और प्रॉस्पेक्टस जो है हम जब भी इशू करते हैं तो क्यों इशू करते हैं, पब्लिक के लिए इशू करते हैं, बिकॉज पब्लिक से हम शेयर्स को सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारे इन शेयर्स को खरीद ले, राइट। आइए जरा इसकी शुरुआत की जाए। चैप्टर नंबर 5 प्रॉस्पेक्टस। तो भैया मान लीजिए कि कोई पब्लिक कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है भाई, अपने शेयर्स को बेच करके। ठीक है। तो पब्लिक कंपनी ने जब अपनी कैपिटल को इशू करना होता है, ठीक है जी, शेयर्स इशू करके कैपिटल अरेंज करनी होती है, तो भाई उस शेयर इशू को करने के बाद जो ये कैपिटल अरेंज करनी है, ये किससे करनी है, ये करनी है दोस्तों पब्लिक से। क्या ये बात ठीक है कि नहीं। अब पब्लिक कंपनी ने पब्लिक से अगर ये पैसा अरेंज करना है उनको अपने शेयर्स को बेच करके, तो भैया सवाल ये आता है कि पब्लिक को ये मालूम कैसे चलेगा कि वाकई ये एक पब्लिक कंपनी, मान लीजिए ABC लिमिटेड, ये अपने शेयर्स को बेचना चाहती है। तो भाई पब्लिक कंपनी को इस पब्लिक में बैठे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर बनेंगे, मेंबर बनेंगे, इन इन्वेस्टर्स को ये इन्फॉर्म, ठीक बात है कि नहीं, इन्फॉर्म करेंगे कि हम अपने शेयर को इशू करना चाहते हैं आप लोगों को। यानी हम चाहते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटीज को, सिर्फ शेयर्स की बात नहीं है, डिबेंचर्स के लिए भी किया जा सकता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में हर तरह का फाइनेंशियल, जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब आ जाते हैं। तो भाई पब्लिक कंपनी चाहती है कि ये पब्लिक इनकी सिक्योरिटीज को परचेज कर ले। ठीक है जी। तो भैया पब्लिक इनकी सिक्योरिटीज को परचेज करेगी। किसकी सिक्योरिटीज को, पब्लिक कंपनी की। बट इसमें बैठे इन्वेस्टर्स को कैसे पता लगेगा कि कंपनी कौन सी सिक्योरिटीज, किस टाइप की सिक्योरिटीज, कितने अमाउंट की सिक्योरिटीज इशू कर रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो भैया इसके लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कोई ना कोई नोटिस या सर्कुलर, यानी किसी ना किसी तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे कि पब्लिक को मालूम चले कि भैया हमें ये कंपनी अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर रही है। यानी पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू करेगी, यानी अपने शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करने वाली है, इनवाइट करने वाली है, इनविटेशन देने वाली है कि आओ और हमें ऑफर्स दो। यस, पब्लिक के लोग एप्लीकेशन जब फिल करके पब्लिक के पास,
पब्लिक कंपनी के पास पहुंचा देंगे तो वो एप्लीकेशंस उनकी तरफ से ऑफर्स कहलाएंगी। और जो डॉक्यूमेंट, नोटिस या सर्कुलर जिससे कि इन्हें इनवाइट किया जा रहा है, ये सब कहलाते हैं मेरे दोस्तों इनविटेशन टू एन ऑफर। ये सब क्या कहलाते हैं मेरे भाई? इनविटेशन टू एन ऑफर। यानी इनवाइट करने के लिए इनविटेशन टू एन ऑफर दिया, जो कि डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर कुछ भी हो सकता है। और इसमें कंटेन क्या करेगा भाई? ये नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, बहुत सारी बातें हैं प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में, आगे उसके प्लान्स के बारे में, कि अगर वो ये पैसा जुटाना चाहती है तो आखिरकार क्यों वो ये पैसा जुटाना चाहती है, ये सारी बातें उसमें लिखी होंगी। तो पब्लिक से हम ऑफर्स को इनवाइट करने के लिए इनविटेशन भेज रहे हैं। अब पब्लिक की तरफ से क्या आएगी? ऑफर आएगी। ऑफर कैसे भेजेगी? एप्लीकेशन दे करके। ठीक बात है कि नहीं? तो भैया एप्लीकेशंस जो हैं ये पब्लिक देगी। इन्हीं ऑफर्स को ये बोल क्या रहे हैं? भैया हम आपके इतने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, एप्लीकेशन भी भेज दी, ये लो साथ में एप्लीकेशन मनी भी ले लो। ये कौन बोलेगा? ये पब्लिक के इन्वेस्टर्स बोलेंगे भाई। तो ये जो ऑफर है, इसी ऑफर को इनवाइट करने के लिए हमने उन्हें क्या दिया? एक इनविटेशन टू एन ऑफर। तो जो डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर ये सब दिए जा रहे हैं, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि ये सब बातें बताए, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट, ये सब प्रोस्पेक्टस कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोस्पेक्टस कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है जी, ये है मेरे भाई प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस के ना कई टाइप्स होते हैं भाई। उनमें 2 टाइप मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में उन टाइप्स का नाम भी दिया गया है। हालांकि उनकी डिटेल मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट यस, अगर कोई रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्या वर्ड कहे मैंने? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या फिर कोई शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ऐसे 2 नाम आपको नजर आए। कौन से 2 नाम? रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब होता है हेरिंग जैसे चेतावनी। अब ये चेतावनी क्यों दे रहे हैं भाई? हमला करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, हमला नहीं करने वाले, मगर हां उनको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं हम इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, जो इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को मालूम होनी चाहिए। ठीक है जी। तो फिलहाल मैं आपको केवल नाम बता रहा हूं, इसका डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है मेरे भाई। ये क्या है? ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। या फिर अगर कोई शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी हुआ तो उसको भी आप क्या कहेंगे? कि भैया ये तो प्रोस्पेक्टस है। यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, नोटिस या सर्कुलर या कोई एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखी मैंने, डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट लिख देता हूं यार यहां पे, किसी भी तरीके का कुछ ऐसा काम जिससे पब्लिक को समझाएं, बताएं कि भैया हम इतने शेयर इस टाइप के इसलिए आपको इश्यू करने जा रहे हैं, कौन इश्यू कर रहा है, ये सब बातें इसमें लिखी होंगी। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट जिसमें सब बातें लिखी हो, पब्लिक को इनवाइट किया गया हो शेयर्स में सब्सक्रिप्शन के लिए, सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए इनवाइट किया गया हो, ये सब दोस्तों क्या कहलाएंगे? प्रोस्पेक्टस। एंड प्रोस्पेक्टस ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? अभी बताया मैंने आपको, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये सब बातें आप सीखेंगे। तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज के लिए इनवाइट किया, एक तो ये, या शेयर में सब्सक्रिप्शन के लिए, सिक्योरिटीज में सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट किया। किसके थ्रू? इन सब के थ्रू कहलाएंगे क्या? प्रोस्पेक्टस। यही है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब कर दिया गया हो, या तो कि भैया ये जो मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं ना,
ये प्रॉस्पेक्टस की तरह है, इसमें सारी प्रॉस्पेक्टस वाली बातें हैं। या जो ये मैं नोटिस दे रहा हूं या ये जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं उसको डिस्क्राइब किया गया हो एज प्रॉस्पेक्टस, तो वो प्रॉस्पेक्टस कहलाएगा। या फिर उसे इशू इस तरीके से किया गया हो जिससे कि मैं उसे प्रॉस्पेक्टस कह दूं, तो वो कहलाएगा क्या? प्रॉस्पेक्टस। सो एनी डॉक्यूमेंट, एनी प्रॉस्पेक्टस जो भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको या तो मैंने डिस्क्राइब किया है एज प्रॉस्पेक्टस या उसे इशू किया है एज प्रॉस्पेक्टस, और उसके पर्पस क्या थे? शेयर का सब्सक्रिप्शन या उन कंपनी की परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। कौन परचेज करेगा? पब्लिक के इन्वेस्टर। उनको बताएंगे कैसे, इन्फॉर्म कैसे करेंगे? ये डॉक्यूमेंट, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर दे करके। ये सब क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर, ताकि इनकी तरफ से वो ऑफर्स हमारे पास आए और हम इन्हें शेयर्स अलॉट करें। तो मेरे भाई, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 70, क्या वर्ड्स कहे मैंने? सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन को बताता है। तो प्रॉस्पेक्टस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। तो आइए हम प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन को पढ़ें। लिखा है, प्रॉस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इश्यूड, अंडरलाइन कर लीजिए, या तो उसे डिस्क्राइब किया गया है कि भैया ये हमारा प्रॉस्पेक्टस है, इसमें हमने सारी बातें लिख दी हैं, या इश्यूड एज प्रॉस्पेक्टस, के इशू करने का तरीका बिल्कुल ऐसा हो जैसे कि प्रॉस्पेक्टस को इशू करते हैं, पब्लिक में इशू करते हैं, जैसे इनवाइट करते हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिए, डिस्क्राइब्ड को भी और इशूड को भी। तो यानी एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस, एंड इट इंक्लूड्स व्हाट? शेल्फ प्रॉस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, दोनों, और कोई भी एक आ जाए। एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि ऑफर्स को इनवाइट कर रहा है, इनकी ऑफर्स को, कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ऐसी ऑफर को इनवाइट कर रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट क्या कहलाएंगे? प्रॉस्पेक्टस कहलाएंगे। और इनका मेन मकसद क्या है? आइए देखें क्या लिखा है। तो लिखा था, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी। सब्सक्रिप्शन शेयर के या डिबेंचर के, तो यहां मैंने शेयर की कहानी सुनाई। अदरवाइज प्रॉस्पेक्टस तो मैंने क्या बताया? किसी भी सिक्योरिटीज के लिए हो सकता है। ठीक बात है कि नहीं? सो फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी की बात चल रही है। तो मेरे भाई, हमने ये क्या कर लिया? प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन, हमने इस डेफिनेशन को अच्छी तरह सीख लिया है। दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कर लिया हमने, इसके बाद फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी नोट करिए।
हाँ जी दोस्तों, चले आगे, किया जाए अगला क्वेश्चन। तो भैया प्रॉस्पेक्टस की बात हम ये जान गए कि ये तो हम पब्लिक को इशू करेंगे और अपनी सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक से ऑफर्स को इनवाइट करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं कोई भी इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस करता हूं तो क्या ये पब्लिक ऑफर कहलाएगी या नहीं, ये बता दीजिए मुझे। क्या वर्ड्स कहे मैंने कि अगर मैंने पब्लिक को इनवाइट किया थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मैं बात करता हूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी ने अगर इनवाइट किया थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इनवाइट किया थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, किसको इनवाइट किया? पब्लिक को इनवाइट किया। लिख देता हूं मैं यहां पर इनवाइटेड पब्लिक। तो भाई पब्लिक को इनवाइट किया थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, तो क्या ये पब्लिक ऑफर कहलाएगी या नहीं? जाहिर सी बात है। तो अगर आपसे कोई पब्लिक ऑफर की डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे भाई कि अगर पब्लिक कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, किस काम के लिए? फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, तो क्या बन जाएगी? पब्लिक ऑफर बन जाएगी। सवाल यह आता है कि ये पब्लिक में जब ऑफर गई कब कब जा सकती है? क्या वर्ड्स कहे मैंने? कब कब ये ऑफर जा सकती है? मान लीजिए ये पब्लिक कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू कर रही है, पहली बार, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगी? बार बार करेगी। तो भाई पहली बार करे, बार बार करे, कई बार क्या होता है कि एक बार इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लेकर आए। कैसे लेकर आए? पब्लिक कंपनी ने इनवाइट किया पब्लिक को थ्रू इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, किस काम के लिए? आईपीओ के लिए। इनिशियल पब्लिक ऑफर है ये। ठीक है कि नहीं? उसके बाद दोबारा शेयर्स अगर इशू करने की जरूरत पड़ी, दोबारा कर दिए। फर्दर पब्लिक ऑफर, इन एनी केस जा किसके पास रहे हैं भाई? पब्लिक के पास। क्या करने? अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने हम जा रहे हैं। या फिर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, बड़ा शेयर होल्डर जिसके पास बहुत सारे शेयर्स हो। अब इतने सारे शेयर्स कोई एक बंदा तो खरीद सकता नहीं, ये बात दोस्तों तय है। और अगर इतने सारे शेयर्स एक बंदा नहीं खरीद सकता भैया, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल ही आता है। वो कहेगा ठीक है भाई, मैं क्या करता हूं, मेरे पास इतने लाख शेयर्स हैं, अब एक बंदा तो उसके शेयर खरीद नहीं सकता, तो अल्टीमेटली वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल देता है कि मैं इस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मैं अपने इतने लाख शेयर्स बेचना चाहता हूं भाई। या कोई कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, वो कंपनी अब क्या करना चाहती है? अपनी शेयर होल्डिंग को मार्केट में देना चाहती है, बेचना चाहती है, तो भी क्या कहलाया जाएगा? पब्लिक ऑफर कहलाएगा। बोलो हां या ना? तो अगर यही काम इनवाइट करके किया जाए, मैं पब्लिक कंपनी हटा रहा हूं अब, तो पब्लिक ऑफर क्या है? जिसके थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया गया, प्रॉस्पेक्टस से इनवाइट किया गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर थी या फर्दर पब्लिक ऑफर थी, या कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, वही ये काम कर देता है, तो दोस्तों ये कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी मेरे भाई
पब्लिक ऑफर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इसे ABC लिख देता हूं मैं, ठीक है जी। तो पब्लिक ऑफर में पब्लिक को इनवाइट किया जाता है थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इनवाइट किया जाता है कैसे, कब? इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO, फर्दर पब्लिक ऑफर FPO, या बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आइए पढ़ें। लिखा है व्हाट इज पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो भाई डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑफर, द टर्म पब्लिक ऑफर includes initial public offer, further public offer of securities to the public by the company, or an offer for sale of securities to the public by an existing shareholder through a prospectus। तो हमने बात अभी सीखी थी, अगर तो ये दोनों काम किए गए, ये किए किसने है? बाय अ कंपनी, ठीक है जी। ये उस कंपनी ने ही काम किया जिसके जो अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाना चाहती है। ये किसने किया? वो मैंने लिख ही दिया, बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो ये किसने किया? बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? यानी अदर कंपनी हो सकती है। ए ने बी के शेयर्स लिए हुए, तो भाई ए अपने शेयर्स जो कि उसने बी में खरीदे हुए हैं, बी के शेयर्स जो ए के पास हैं, यानी कि ए चाहे तो वो शेयर्स मार्केट में बेच सकती है। उसी की बात हो रही है। तो अब सवाल यह आता है कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? ठीक है जी, वो भी लिख लो। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं किए जाते, नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या हो गया भैया? लार्ज ग्रुप, ठीक है कि नहीं? और ये किसको ऑफर दी गई? ऑफर्ड, शेयर्स ऑफर्ड किसके? टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ओनली, ठीक है जी। और इसके मेंबर्स टू नॉट मोर देन 50% और एज स्पेसिफाइड बाय लॉ। तो एज स्पेसिफाइड बाय लॉ का तो ये मतलब हो गया भैया, अगर उससे ज्यादा अप्लाई कर दिए, ज्यादा लोगों को अलाउ कर दिया, वो अलग बात है। फिलहाल क्या है कि 50 से ज्यादा को नहीं। यानी जब आप अपने शेयर्स एक स्पेसिफिक ग्रुप को बेचना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिक को ऑफर नहीं करना चाहते, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं करना चाहते, और उस स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों का नंबर 50 से ज्यादा नहीं है, और इनको आप कैसे, किस तरीके से आप अपने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं? थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, ठीक है जी। कि जी ये शेयर्स हमने आपको दिए, मार्केट में दिए ही नहीं। ऐसा भी होता है जब उसे लगता है कि भैया गिने चुने लोग मिलकर ही हमारी कंपनी में पैसा लगा देंगे और जितनी जरूरत है उतना सफिशिएंट मनी यहीं से आ जाएगा, तो मैं भैया पब्लिक को ऑफर्स क्यों दूं, इतना बड़ा काम क्यों करूं? तो पब्लिक में ऑफर तब जाती है जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनको, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को हम एक इनवाइट करते हैं कि भैया तुम आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। प्राइवेट प्लेसमेंट तब कहलाती है जब मुझे ये मालूम है कि मेरे गिने चुने लोग ही मुझे उतना पैसा दे देंगे जितना कि रिक्वायर्ड है, तो भैया मैं दूसरे लोगों के पास क्यों जाऊं? यहां पर कौन लोग हो सकते हैं? इंक्लूडिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट किसको हो सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट टू ये हो सकती है इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल बायर्स,
इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब भैया ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन है? ये सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम बताता रहता है। कौन बताता है ये? इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन है? टू बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। कौन हो सकते हैं? बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं भाई, गवर्नमेंट की एंटिटीज हो सकती हैं। यानी एलआईसी ने किसी और कंपनी के शेयर्स ले लिए, मान लो एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी उसमें। एलआईसी अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है भैया, ठीक बात है कि नहीं? तो वो कौन हो गया? इंस्टीट्यूशनल बायर हो गया। आईसीआईसीआई ने कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसके शेयर ले लिए, इनका काम भी तो है ये, तो भाई वो भी क्या हो गया? एक इंस्टीट्यूशनल बायर हो गया। ऐसे इंस्टीट्यूशनल बायर की लिस्ट कहां से पता लगेगी? सेबी उनको टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करता रहता है। यानी प्राइवेट प्लेसमेंट में मैंने बताया ना कि ये लोग इतने बड़े इन्वेस्टर हैं कि ये खुद ही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी कर दें, हमारे लिए वो बहुत हो गई, पब्लिक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में हम उसे पब्लिक ऑफर ना कह करके प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर मैं चलूंगा अगले पॉइंट पर कि इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनी एंड बाय प्राइवेट कंपनी क्या होता है। ठीक है, नोट करिए फटाफट।
चलें जी आगे किया जाए। आगे अगला काम, पब्लिक ऑफर पढ़ लिया हमने, क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ लिया है हमने, ये क्या है? अब मैं आगे चल रहा हूं भैया इशू ऑफ सिक्योरिटीज की बात लेकर के। क्वेश्चन नंबर 2 ही कर रहे हैं अभी हम, और इसमें इशू ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कशन करना है कि कौन कैसे करेगा भाई इशू ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी है तो कैसे करें, पब्लिक कंपनी है तो कैसे करें। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है जिसमें बात चल रही है इशू ऑफ सिक्योरिटीज की। तो इशू ऑफ सिक्योरिटीज को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, पहला और दूसरा। पहला है भाई इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ पब्लिक कंपनी, और दूसरा है इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी ऐसी है जो शेयर्स को, डिवेंचर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को इशू करना चाहती है, तो भैया क्या क्या तरीके हैं? तरीका नंबर 1, थ्रू प्रॉस्पेक्टस। ठीक बात है कि नहीं? और प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जब आप इशू करेंगे तो आपको कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से सेक्शंस का, प्रोविजंस का पालन करना है, सवाल ही आता है। कंपनीज एक्ट 2013 अपने सिक्योरिटीज को इशू करने के, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इशू करने की सारी डिटेल बताता है। सेक्शन 23 से लेकर के 41 सारी डिटेल दी हुई है। सो थ्रू प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 23 टू सेक्शन 41 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। या फिर भैया राइट इशू और बोनस इशू कर लो। राइट इशू एंड बोनस इशू। चैप्टर नंबर 6 में राइट इशू और बोनस इशू, इन दोनों की बात होगी। तो भैया राइट इशू और बोनस इशू जो आपने करना है उसके लिए क्या किया जाए, आइए देखें। राइट इशू और बोनस इशू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। या तो कोई ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है, ठीक है जी, या फिर वो अपनी लिस्टिंग करवाना चाहती है। क्या वर्ड्स कहे मैंने? या तो वो एक लिस्टेड कंपनी है या इंटेंड्स टू बी लिस्टेड, और इंटेंड्स टू बी लिस्टेड। तो भैया जो लिस्टेड कंपनी है या अपनी लिस्टिंग करवाना चाहती है, एक तो उसकी बात बन गई, एक तो वो पॉइंट हो गया। और एक वो कंपनी जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, जिसको स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट नहीं करवाना, बट है वो पब्लिक कंपनी। ठीक है जी। तो जो लिस्टेड कंपनी अगर वो कर रही है अभी, तो क्या होगा? या जो अभी लिस्टेड नहीं है वो करे तो क्या होगा? इन दोनों में ही वो काम, इन दोनों के ही सेम तरीके चल रहे हैं।
ठीक है जी। शेयर्स इशू करने हैं मार्केट में तो भैया पहले लिस्टिंग करानी पड़ेगी आपको। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर चिंता नहीं होती, बट राइट इशू और बोनस इशू के रूल्स दोनों के लिए अलग हैं। लिस्टेड के लिए अलग या इंटेंट्स टू बी लिस्टेड के लिए अलग, इनके लिए एक जैसे, और अनलिस्टेड के लिए अलग। आपकी अनलिस्टेड कंपनी है अभी, तो भैया कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है अभी खास। आपको बस करना क्या है, ये इशू अगर करना चाहते हैं, राइट इशू एंड और लिख देता हूं यार, इन दोनों में कोई एक या दोनों, इन सभी केसेस में आपको किसका पालन करना है भैया, किसकी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है? रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी है कंपनीज एक्ट की। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट किसकी फुलफिल करनी पड़ेगी? कंपनीज एक्ट की। लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी है या इंटेंड्स टू बी लिस्टेड कंपनी है, तो भैया उसकी रिक्वायरमेंट दो हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2। कंपनीज एक्ट को तो भैया तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ तुम्हें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एक्ट 1992 की भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करेगी, सिक्योरिटीज को इशू करेगी, तो भाई प्रॉस्पेक्टस इशू करे, उससे कर ले। सेक्शन 23 से 41 इसका डिस्कशन हम करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज की बात हो रही है, सब आएंगी बातें। प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बता दिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने। राइट इशू की बात करेंगे तो लिस्टेड और अनलिस्टेड में डिवाइड कर लिया। इस तरीके से इशू ऑफ सिक्योरिटीज होगा। मैं प्राइवेट कंपनी की अगर बात करूं मेरे भाई, तो उस पर्टिकुलर केस में प्रोस्पेक्टस तो इशू होने नहीं है, तो पहला हिस्सा तो काट ही दो भैया। पहला पॉइंट तो इसमें प्राइवेट कंपनी में आएगा ही नहीं। हां, प्राइवेट प्लेसमेंट जरूर आ सकती है भैया। तो अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो 50 से कम तो वैसे ही लिखा हुआ है। हालांकि प्राइवेट कंपनी की लिमिट, नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट बढ़ा दी गई है इससे, बट प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए 50 की ही है। इज दैट क्लियर? तो ये प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी अपने शेयर्स इशू कर सकती है दोस्तों, अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। और अगर चाहे कि मैं राइट इशू या बोनस इशू कर लूं, तो भैया इसके राइट इशू और बोनस इशू की रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं और यहां पर देखूं, तो क्या कभी पब्लिक कंपनी को की बात करूं तो लिस्टिंग कराने की जरूरत है? हां, लिस्टिंग कराने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी को कभी लिस्टिंग कराने की जरूरत पड़ेगी? क्या उसके शेयर्स कभी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाएंगे? कभी भी नहीं। इसीलिए ये लिस्टेड वाला हिसाब किताब तो खत्म करो, एक ही तरीका आना चाहिए। इसका मतलब राइट इशू या बोनस इशू करते वक्त प्राइवेट कंपनी को कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है? केवल कंपनीज एक्ट 2013 की। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? यहां पर भी 2013 की ही बात चल रही है, ठीक है ना? तो भैया ये रहा तुम्हारा इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज का खेल। क्वेश्चन नंबर 2 में सारी यही कहानी लिखी है, ध्यान से देख लीजिएगा, जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है वही पढ़िएगा। तो भैया अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे चलेंगे। जरा जल्दी से इसको नोट करिए दोस्तों, फिर चलते हैं आगे।
चले जी आगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। अब मैं चलने वाला हूं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जी, सेबी की पावर्स के बारे में जरा डिस्कशन कर लो, क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टस वाले केस में अगर मैं शुरुआत से देखूं तो भैया प्रोस्पेक्टस को इशू करना है, उसके रूल्स हैं। फिर भाई शेयर्स एंड डिवेंचर्स यानी शेयर कैपिटल की बातें और डिवेंचर्स की बातें आएंगी, क्योंकि सिक्योरिटीज को ही तो इशू करना है, तो उसके रूल्स अलग हैं भाई। अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं जहां जहां इनके रूल्स लिखे हुए हैं। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात होगी कि भैया डिविडेंड पे करना है, मान लो नहीं पे किया तो क्या होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे आप डिविडेंड को, यानी फेलियर की बात करते हैं। फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो अगर मैं इन सब की बातें करूं भाई, तो एक बात समझ में क्लियरली आती है, इन सभी के प्रोविजंस पे कंट्रोल तो चाहिए। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और अगर कंट्रोल चाहिए तो भाई उन सारे प्रोविजंस को कंट्रोल करने की पावर किसमें होगी? यानी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बेसिकली इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज की बात करना चाहता हूं मैं। तो इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज से जुड़े जितने भी प्रोविजंस हैं उनको रेगुलेट करने की पावर की बात कर रहा हूं मैं। उनको रेगुलेट कैसे करेंगे? यानी पावर टू रेगुलेट, यानी इनके प्रोविजंस को रेगुलेट करने की बात हो रही है। पावर टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें सेबी को क्या पावर दी गई है? आप तो जानते ही हैं सेबी के बारे में भैया, कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मा, सारा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी गई है? ये सौंपी गई है सेबी को। तो प्रोस्पेक्टस के रूल्स की बात करें, इसके प्रोविजंस की बात करता हूं, शेयर कैपिटल और डिवेंचर के इशू की बात करता हूं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता हूं, ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो इनकी अगर बातें करूं भैया, इन सबके प्रोविजंस को चेक करना पड़ेगा। ये पावर दी गई है सेबी को। तो सेबी जब इशू और ट्रांसफर से जुड़ी बात करेगी, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करेगी, तो सेबी के पास क्या क्या पावर्स है, किन किन केसेस में पावर है? सेबी केवल और केवल किन की बात करती है? या तो भैया लिस्टेड कंपनीज की, इनको रेगुलेट करती है, या कंपनीज विच इंटेंड्स टू बी लिस्टेड, कंपनीज विच इंटेंड टू बी लिस्टेड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कंपनीज विच इंटेंड टू बी लिस्टेड। इनसे जुड़ी कोई बात होगी तो इसकी पावर किसको दी गई है? सेबी को। सेबी के पास पावर है इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और डिविडेंड की, नॉन पेमेंट की। लेकिन अदर केसेस में पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को एनी अदर केस,
और सेंट्रल गवर्नमेंट सारा काम तो खुद करती नहीं है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी भैया कुछ हिस्सा जो पावर का है वो हम डिवाइड कर देते हैं, लो भैया लो, ट्रिब्यूनल को पावर दे दी। तो अगर मैंने ट्रिब्यूनल को पावर दे दी, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद रख ली, कुछ ट्रिब्यूनल को दे दी, कुछ आरओसी को दे दी, और मिल करके इस चीज को मैनेज कर लिया अदर केसेस को जो कि कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। तो इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज को लेकर के सेबी के पास पावर है लिस्टेड कंपनी या उन कंपनीज विच इंटेंड टू बी लिस्टेड। कोई और केस आया तो मेजर पावर किसके पास है? सीजी के पास। और इन अदर केसेस में जितनी बातें आएंगी सीजी क्या करेगा? ट्रिब्यूनल की भी हेल्प लेगा और रजिस्ट्रार की भी हेल्प लेगा, यानी आरओसी की, और इनकी हेल्प से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। तो इसमें दो हिस्से हो गए, सेबी की कहानी और सेंट्रल गवर्नमेंट की कहानी। एनी अदर केसेस की बात करूं तो भैया शेयर्स अलॉट किए तो उसकी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भेजनी पड़ती है, बोलो हां या ना। रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है भैया हमने इतने नंबर ऑफ शेयर्स, इतने रुपए में इतना पैसा आ गया, इस पर्सन को अलॉट किए हैं, तो भैया उसकी एक रिटर्न डिटेल बनाकर दे दो जरा हमें। किसको दी जाए? आरओसी को दी जाए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दी जाए। इसका मतलब तो ये बात तय हो गई कि उससे जुड़े सारे के सारे पावर्स किसको दे दी गई होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया ये काम तो रजिस्ट्रार का है, तो ये लो, रजिस्ट्रार को दे दी पावर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात आई तो भैया वो पावर डिवाइड कर ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बाकी सभी केसेस के लिए पावर है और जिसे वो सही समझेगी उसको ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान दें। तो लिखा है डिस्कस द पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एटसेट्रा। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बाय सीजी एंड सेबी दोनों लिखे हुए। प्रोविजन चैप्टर 3 में कंटेन्ड है किसके? प्रॉस्पेक्टस के और अलॉटमेंट के। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इसके बाद ही हो जाएगी। प्रॉस्पेक्टस प्लस अलॉटमेंट के चैप्टर नंबर 3, हमारे चैप्टर नंबर 3 नहीं, जो चैप्टर कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं। और चैप्टर नंबर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट में शेयर कैपिटल यानी शेयर की बातें और डिवेंचर की बातें लिखी हुई हैं। सेक्शन 127 में फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट की बातें लिखी हुई हैं। अब ये सारी की सारी पावर रिलेटेड किससे हैं? इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। ये सारी कहानी किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? ये देखो, इशू एंड ट्रांसफर से जुड़ी हुई है। और अलग कहानी जुड़ी हुई है सेक्शन 127 की, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड की। ये सब कहानियां कौन मैनेज कर रहा है? किसके पास पावर है कि इसमें कुछ गड़बड़ कोई करे तो भैया उसके लिए कंपनी का बैंड बजाने के लिए कौन तैयार है? सेबी के पास पावर है। ये लिस्टेड है या इंटेंड्स टू बी लिस्टेड है? आगे देखिए क्या लिखा है, एक टेबल बनी हुई है। लिस्टेड है या दूसरे पॉइंट में लिखा है विच इंटेंड टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो भैया सेबी के पास पावर है दोनों केसेस में, ये मैंने लिख दिया। अदर केसेस देख लीजिए आप, सीजी के पास पावर है, सीजी। तो अदर मैटर्स की पावर सीजी के पास है जिसने ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार में डिवाइड की हुई है। कैसी कैसी पावर्स, आइए बढ़ते हैं। सो लिखा है पावर विद रिस्पेक्ट टू अदर मैटर्स, ऑल पावर्स रिलेटिंग टू ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अदर मैटर मतलब इश्यू एंड ट्रांसफर से अलग मैटर, return of allotment, redemption of preference share and any other matter specifically provided in the act shall be exercised by the central government, the tribunal or the registrar as the case may be। वो पहले ही डिवाइड की जा चुकी हैं। तो भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हुआ। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।